आज हम डिस्कस करेंगे उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उपभोक्ता उपयोगिता को अधिकतम करता है, यानी उपयोगिता अधिकतमकरण, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। देखिए, दो तरह के उपयोगिता फलन होते हैं। एक होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सामान्य उपयोगिता फलन, जिसमें वस्तुओं की मात्राओं को जो है और उपयोगिता u इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2 के रूप में दर्शाया जाता है। एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक यूटिलिटी फंक्शन होता है, विशिष्ट उपयोगिता फलन होता है, जिसमें जैसे u इक्वल टू Q1 Q2, u इक्वल टू Q1 स्क्वायर इंटू Q2, u इक्वल टू Q1 रेज़ टू पावर r इंटू Q2, इस तरह से होते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है। सामान्य उपयोगिता फलन तो केवल ये बताता है कि कुल उपयोगिता वस्तुओं की मात्राओं का फलन है, या कुल उपयोगिता वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। लेकिन विशिष्ट उपयोगिता फलन इन वस्तुओं की मात्रा और उपयोगिता के संबंध के अलावा इस संबंध के स्वरूप को भी बताता है। तो सबसे पहले तो हम एक सामान्य उपयोगिता फलन लेकर और उपयोगिता अधिकतमकरण किस तरह से होगा या उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा, इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आइए, एक उपयोगिता फलन हमने लिया है। मान लीजिए कि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2। अब उपयोगिता अधिकतमकरण या उपभोक्ता का संतुलन का मतलब यह है कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को ध्यान में रखकर या बजट प्रतिबंध में रहकर अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, और अधिकतम कर लेता है तो वह उसका संतुलन होगा। तो मैक्सिमाइज कीजिए उपयोगिता को, फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2 ये फलन है। सब्जेक्ट टू, प्रतिबंध क्या है? आय या बजट, जो कि अगर उसके पास कुल आय है y, तो उसे वो दो वस्तुओं पर खर्च करता है। Q1 पर कुल व्यय होगा P1 इंटू Q1 की मात्रा और उसकी प्रति इकाई कीमत के गुणनफल के बराबर, तो कुल खर्चा Q1 पर करेगा। और दूसरी वस्तु पर वह कुल खर्चा जो है P2 इंटू Q2, यानी इन दोनों इसकी दूसरी वस्तु की मात्रा और कीमत के गुणनफल के बराबर कुल खर्चा करेगा। तो उसकी संपूर्ण आय व्यय हो जाएगी। कुल व्यय उसका क्या हुआ? पहली वस्तु पर व्यय दूसरी वस्तु पर व्यय के बराबर होगा, यानी ना तो उधार लेता है और ना ही वो बचाता है। तो ये बजट प्रतिबंध है। इसको ध्यान में रखकर कोई उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस P1 इंटू Q1 माइनस P2 इंटू Q2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। अब इसको उपयोगिता अधिकतमकरण को या उपभोक्ता के संतुलन को समझाने के लिए हमें लॉग्रेंज फलन का निर्माण करना पड़ेगा, लॉग्रेंजियन फंक्शन का जो निर्माण करना पड़ेगा। और लॉग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है? जैसे ये होता है कि उद्देश्य फलन प्लस लैम्बडा इंटू प्रतिबंध। जैसे पाई इक्वल टू पाई तो अब हमने यू जो हम ले चुके हैं, जेड हम लेंगे नहीं, तो इसलिए पाई ले लेते हैं। यहाँ पाई मुनाफे को नहीं दर्शा रहा है, ध्यान रहे। लॉग्रेंजियन फंक्शन हम बना रहे हैं इसकी सहायता से। उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्बडा इंटू रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध। और लैम्बडा क्या है? ये लॉग्रेंजियन गुणांक है, जो कि आय की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। ठीक है, अब बस इसमें इनको रखिए आपके। पाई इक्वल टू, अब आपका उद्देश्य फलन क्या है? फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2, इसको आप अधिकतम करना चाहते हैं, यही तो उद्देश्य है। प्लस लैम्बडा, प्रतिबंध क्या है? y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2। उपयोगिता अधिकतम करने के लिए या उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए जो प्रथम क्रम की शर्त है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या है? कि प्रथम क्रम की शर्तें हैं, प्रथम क्रम के अवकलज शून्य के बराबर होंगे। मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा है ना, वो यहाँ अप्लाई करेंगे हम।
डेल पाई बाई डेल Q1, यानी इसका Q1 के रेस्पेक्ट में अवकलन कीजिए इस फलन का। फलन ये है हमारे, आप अब सब कुछ भूल जाइए, बस ये बचा है सामने। डेल पाई बाई डेल Q1 इक्वल टू F1, ठीक है। माइनस क्यों है? क्योंकि लेमड़ा को तो बाहर रखिए और यहाँ Q1 के यहाँ है, सिर्फ यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा -P1 और ये सारा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए लेमड़ा इंटू -P1 बराबर माइनस लेमड़ा P1 हो गया, इक्वल टू 0, पहला समीकरण। और Q2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डेल पाई बाई डेल Q2 इक्वल टू, अब यहाँ F2 माइनस क्यों ले रहा हूँ मैं, फिर अभी तो बता रहा हूँ, आगे नहीं बताएंगे, ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ है ही नहीं Q1, इसलिए तो इन पर तो ध्यान ही मत दीजिए। Q2 कहाँ है? यहाँ है, तो इसका P2 इंटू Q2 का जब अवकलन किया तो क्या आया? P2 चिन्ह माइनस का और बाहर लेमड़ा, इसलिए लेमड़ा इंटू P2 इक्वल टू 0, समीकरण 2। फिर लेमड़ा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेमड़ा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डेल पाई बाई डेल लेमड़ा, अब यहाँ तो है ही नहीं इसलिए इस पर गौर ही मत कीजिए। कहाँ है लेमड़ा? यहाँ है, तो ये पूरे के साथ में गुणा हो रहा है, इसलिए y माइनस P1, भाई लेमड़ा का तो 1 हो गया और ये एज इट इज़ है, तो ये एज इट इज़ लिख दिया इंटू 1, तो इसलिए ये रह गया y माइनस P1 इंटू Q1 माइनस P2 इंटू Q2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 समीकरण आई है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि प्रथम अवकलज 0 के बराबर हो। समीकरण 1 और 2 को और आगे हम जब हल करते हैं तो F1 इक्वल टू, इनको राइट साइड ले जाइए, लेमड़ा इंटू P1 F, और समीकरण 2 से F2 इक्वल टू लेमड़ा इंटू P2। अब मैंने इनको 4 और 5 नाम दे दिया है, अब देना चाहो दे दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे दीजिए, जब भाग देंगे आप तो क्या आएगा? F1 बाई F2 इक्वल टू लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल हो जाएगा, P1 बाई P2, ये निकल के आया। और F1 बाई F2 क्या है? दरअसल आपके ध्यान होगा, ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र का ढाल है, तटस्थता वक्र का ढाल है। और P1 बाई P2 क्या है? ये कीमत रेखा का ढाल है, कीमतों का अनुपात के बराबर होता है बजट रेखा का ढाल, ध्यान रहे आपके, अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में अच्छे से पढ़ी हैं सारी चीज़ें। तो संतुलन की पहली शर्त क्या निकल के आई कि उदासीनता वक्र का ढाल संतुलन बिंदु पर कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो, यानी वो एक दूसरे को स्पर्श करें, यही निकल के आई। अर्थात उपयोगिता अधिकतम कण की प्रथम शर्त यह है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करें, दोनों के ढाल बराबर हों, हैं, ये संतुलन का बिंदु, ये पहली शर्त है, ध्यान रहे, ये आवश्यक शर्त कहलाती है ना, नेसेसरी कंडीशन संतुलन के लिए। और दूसरी जो शर्त है उपयोगिता अधिकतम कण की प्रथम की क्रम की शर्त को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 बाई P1 इक्वल टू F2 बाई P2 इक्वल टू लेमड़ा, जो अभी आपने निकाला है इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समीकरण 4 और 5 से, वो 1 और 2 से जब हमने 4 और 5 निकाला था तो उससे हम ये भी ले सकते हैं 1 और 2 से। और लेमड़ा आय की सीमांत उपयोगिता है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए द्वितीय क्रम की शर्त, जिसे हम पर्याप्त शर्त कहते हैं, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक लाइन की दिखती है हमें, और हम इसको अक्सर, एक सामान्य विद्यार्थी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पहली शर्त पर ज़्यादा ध्यान देता है कि साहब उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, लेकिन दूसरी शर्त बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं होता है उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, यानी दोनों के ढाल एक बार बराबर नहीं होते। अगर उदासीनता वक्र ऐसा होता तो भी हो जाता है, तो ढाल तो बराबर, तो फिर संतुलन यहाँ होता है या यहाँ होता, आप तय करें। इसलिए ये पहली शर्त है, ये आवश्यक शर्त है, पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट शर्त के लिए क्या होगी? इसके लिए द्वितीय क्रम की शर्त की आवश्यकता होती है, वो यह है कि संबंधित सीमाबद्ध हैसियत निर्धारक का मान धनात्मक होगा।
बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट, जिसे हमने तो BHD से दिखा है, कई लोग इसे D से भी दर्शाते हैं। वो क्या होता है, F11 F12 माइनस P1 किसके लिए, इसके लिए। ध्यान रखना वहाँ तो ये कैसे निकालें, ये निकाल रहे हैं हम, इसका एक और बार अवकलन कीजिए F1 के रेस्पेक्ट में, तो F11 है, और Q2 के रेस्पेक्ट में कीजिए तो F12, और लैम्बडा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस P1। ऐसे आएगा ना ये भाई, F11 F12 माइनस F1 जो आपने पहले लिया था, अब वो नहीं है, अब तो यहाँ से इस पे ध्यान दीजिए आप। ये प्रतिबंध सहित अधिकतम कर्ण न्यूनतम कर्ण में मैंने आपको बताया था, मैक्सिमा मिनिमा में बताया था, उच्चिष्ट निम्निष्ट जब पढ़ाया था। तो इसका अवकलन कीजिए Q1 के सापेक्ष में, फिर Q2 के सापेक्ष में, फिर लैम्बडा के सापेक्ष में, पहली रो आएगी। इसका अवकलन कीजिए Q1 के सापेक्ष में, Q2 के सापेक्ष में और लैम्बडा के सापेक्ष में, सेकंड रो आएगी। इसका अवकलन कीजिए Q1 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष और लैम्बडा के सापेक्ष, तो थर्ड रो हो जाएगी। इस तरह से आएगी, ठीक है। तो F11 F12 माइनस P1, F21 F22 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 और जीरो। लैम्बडा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आ रहा है, क्योंकि वहाँ लैम्बडा है ही नहीं तीसरे समीकरण में, आप देख लो, ठीक है। अब इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार कर देते हैं। ये सारणिक आ गया, इस सारणी का विस्तार करते हैं प्रथम पंक्ति के अनुसार। तो जब आप करेंगे तो ये F22, देखिए ये रो F1 बाहर आ गया, ये कॉलम गया और ये रो गई, तो ये बचे F22 माइनस P2 जीरो, ये बचेगा। फिर यहाँ जाइए, ये रो गई, ये कॉलम गया, बचेगा क्या है, F22 माइनस P1 और माइनस P2 जीरो। फिर माइनस P1 को बाहर रखिए, चिन्ह देखिए, प्लस माइनस प्लस ऐसे होते हैं। अब विद साइन होंगे, ये निकल के जाएंगे चिन्ह सहित, तो इसलिए माइनस P1 लिखा है हमने। ये रो गई, ये कॉलम गया, बचेगा क्या, F22 माइनस P1, F21 माइनस P1, F22 माइनस P2 लिख दिया साहब। इसको जब आप हल करेंगे तो निकल के आया माइनस, देखिए ये तो जीरो हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये चिन्ह माइनस का होगा भाई, ये प्लस का और ये माइनस का, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है नहीं, तो माइनस बाहर आ गया चिन्ह, F11 P2 का स्क्वायर, इसका जो है माइनस F12, ये जीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस बाहर, और एक ये आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस हो गया F12 P1 इंटू P2। फिर अब इस पे आ जाइए, P1 बाहर है, ये प्लस इंटू ये जो माइनस और ये बाहर प्लस, तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस का, F21 P1 P2, F21 P1 P2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक माइनस बाहर है, तो ये माइनस का हो जाएगा F22 इंटू P1 स्क्वायर। अब चूंकि F12 इक्वल टू F21 है, तो F21 की जगह F12 हमने रख दिया है, तो यह आ गया माइनस F1 P2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F12 P1 इंटू P2, दो बार हो गया ना ये भाई, एक ये F12 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ के ये आ गया माइनस F22 P1 का स्क्वायर। अब P2 स्क्वायर से भाग दे दो साहब, इसको भाग दिया तो माइनस F11 प्लस 2 इंटू F12 बाई, अब P2 स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो ये P2 कैंसिल हो गया, और P1 बाई P2 इधर बच गया, माइनस F22 P1 बाई P2 का स्क्वायर, क्योंकि P2 स्क्वायर से आपने भाग दिया है। और चूंकि P1 बाई P2 क्या है, F1 बाई F2, अभी तो आपने निकाला है ये कंडीशन, तो इसकी जगह ये रख दीजिए। तो जब आप ये रखेंगे तो माइनस F11
F2 इंटू F1/F2 P1 बाई P2 की जगह ये रखा है हमने F1/F2। जब इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा -F11 इंटू F2 का स्क्वायर +2 इंटू F12 इंटू F1 इंटू F2 माइनस F22 इंटू F1 का स्क्वायर। ये क्या है दरअसल? ये है बॉर्डर्ड हेसियन डिटर्मिनेंट, यानी ये धनात्मक हो। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन धनात्मक होनी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है। और ये धनात्मक कब होगा? धनात्मक होने का मतलब क्या होगा कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर हो, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये आपने विशेषता में निकाला है। तो शर्त क्या निकल, द्वितीय क्रम की शर्त क्या निकल के आई कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो। स्पर्श तो करे, पहली शर्त यह है कि उदासीनता वक्र का ढाल कीमत रेखा का ढाल के बराबर हो। लेकिन सातवें शर्त ये निकल के आई, पर्याप्त शर्त, कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। ये शर्त और निकल के आई। यही व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा था। इसी चीज़ को हमने गणितीय रूप में आपको बताया है। अब बात आती है कि आय की सीमांत उपयोगिता जो है, आपने कहा था लैम्बडा को, तो लैम्बडा की व्याख्या आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। लैम्बडा की व्याख्या जब करेंगे तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए उपयोगिता फलन लीजिए। तो उपयोगिता फलन हमारा है u इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2। इसका कुल अवकलन कीजिए। जब हम इसका कुल अवकलन करेंगे तो du इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो डेल u बाई डेल Q1 इंटू DQ1 प्लस डेल u बाई डेल Q2 इंटू DQ2। और ये सीधा भी आप कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस तो यही है जो मैं बता रहा हूँ। और डेल u बाई डेल Q1 होता है F1 और डेल u बाई डेल Q होता है F2। तो du इक्वल टू F1 इंटू DQ1 प्लस F2 इंटू DQ2 ये होता है। ठीक है। और अभी आपने निकाला है कि F1 इक्वल टू लैम्बडा P1, समीकरण जो आपका था 4 नंबर, यही तो था। और F2 इक्वल टू लैम्बडा P2, तो F1 की जगह ये रख दें, F2 की जगह ये रखेंगे, तो लैम्बडा P1 इंटू DQ1 प्लस लैम्बडा P2 इंटू DQ2। लैम्बडा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो लैम्बडा को बाहर लीजिए और बचेगा P1 इंटू DQ1 प्लस P2 इंटू DQ2। ठीक है, ये आ गया। और बजट प्रतिबंध आपका क्या था कि y इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2। उपभोक्ता की आमदनी खर्च हो जाती है दोनों वस्तुओं पर, यही तो था ना। वो बचाता है और ना ही उधार लेता है। इसका कुल अवकलन कीजिए। जब इसका कुल अवकलन करेंगे तो dy और इसका डेल y बाई डेल Q1 के सापेक्ष में पहले करेंगे, इंटू DQ1 प्लस डेल y बाई डेल Q2 इंटू DQ2, यही होगा। या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई हो और आपके कन्फ्यूजन ना बनता हो तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं। dy इक्वल टू, क्योंकि P1 कांस्टेंट है तो ऐसे में ये बाहर रह जाएगा, तो P1 इंटू DQ1 प्लस P2 इंटू DQ2। ये इक्वेशन आई 1 और 2। ठीक है। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए। जब आप समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? du बाई, ये du है, 1 बाई dy इक्वल टू लैम्बडा P1 इंटू DQ1 प्लस P2 इंटू DQ2। ठीक है, बटा P1 बाई DQ1 प्लस P2 इंटू DQ2। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। du बाई dy इक्वल टू लैम्बडा। और ये क्या है? du बाई dy क्या है दरअसल? ये आय की सीमांत उपयोगिता है। यही तो है कि आय में एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि होने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है, तो यह आय की सीमांत उपयोगिता हुई। तो इस तरह से ये लैम्बडा की व्याख्या हो गई। तो यह हमने उपभोक्ता का संतुलन एक सामान्य उपयोगिता फलन लेकर बताया कि उपभोक्ता का संतुलन की शर्त क्या होंगी। हमने उपभोक्ता का संतुलन का मतलब होता है कि उपभोक्ता बजट प्रतिबंध में रहकर अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता हो। इसके लिए
उपयोगिता अधिकतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त जो ये निकल के आई कि उदासीनता वक्र का ढाल संतुलन बिंदु पर कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो या दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो निकल के आई वो ये आई कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर होगा, यानी बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट धनात्मक होगा। इसके साथ ही हमने लैम्बडा जो आय की सीमांत उपयोगिता हमने बताई है, इसकी व्याख्या भी आपको की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।